हेलो एवरीवन, आज हमारी अभ्यास सीरीज़ का डे नंबर 10 है। अभी तक हमारी इसमें 9 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम 10th क्लास देखेंगे अपनी। आज की हमारी 10th क्लास जो होगी, चलो उसको शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डीजी जो है किसे सेलेक्ट किया गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आसित शाह। आसित शाह को जो है डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इसका। और जीएसआई जो होती है, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको जो है इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया था 1851 में। और इसका जो काम होता है वो होता है फाइंड करना कोल को रेलवेज के लिए। फाइंड द कोल फॉर रेलवेज। ये किसके अंडर आता है? ये अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। ये इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट संस्थान है या फिर सेकंड ओल्डेस्ट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। फर्स्ट पे कौन सी आ जाती है? ये कब इस्टेब्लिश हुई थी हमने देख लिया अभी, 1851 में। और इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है, जो फर्स्ट है, उसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी है वो? सर्वे ऑफ इंडिया। ये हुई थी 1767 में इस्टेब्लिश। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। प्राथमिक अमीन को किस ब्रॉचटन अम्ल से उपचारित करके डायग्नोसियम लवण बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस अम्ल। ये नाइट्रस अम्ल जो होता है ये ऑब्टेन्ड होता है हमें। ये जो है ऑब्टेन्ड होता है, कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट, जिसे हम कहते हैं NaNO2 और HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और ये इसका जो टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर होता है वो 273 से लेके 278 केल्विन तक रहता है। 273 से लेके 278 केल्विन तक इसका टेम्परेचर रहता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक एसिड, मतलब नाइट्रस एसिड हो जाएगा। ये क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट्स में जो होता है इसमें फॉर्म्ड होता है। एशिया का पहले प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में किया गया? तो इसका ऑप्शन देखो, लखनऊ, भुवनेश्वर, फरीदाबाद या चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फरीदाबाद। इसको जो है फरीदाबाद में जो है इसको लॉन्च किया गया था, उद्घाटन किया गया था जुलाई के महीने में 2024 में। 16 जुलाई के दिन इसे लॉन्च किया था। किसने किया था? ये हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद। स्टेट मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद ने इसे जो है लॉन्च किया था। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जैसे क्वेश्चन में भी है, ये एशिया का जो है ये पहला बना है, एशिया का ये फर्स्ट है। और वर्ल्ड में जो है ये 9th नंबर पे है। वर्ल्ड में 9th नंबर की ये जो है प्रयोगशाला है और एशिया में ये फर्स्ट है। जीशु देव वर्मा, जिन्हें जुलाई 2024 में तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे? वो जो जीशु वर्मा जो हैं, इनको जो तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है, ये पहले किस जो है राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? तो ये कहाँ के थे? ये थे त्रिपुरा के पहले उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्हें अब गवर्नर बनाया गया है तेलंगाना का। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत अधिक है? किस राज्य में जो है बहुआयामी गरीबों का जो प्रतिशत है
वो मैक्सिमम है। ये जो एक रिपोर्ट लाता है, ये नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च की जाती है जिसका नाम होता है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें इन ऑप्शन के हिसाब से भी और वैसे भी देखो मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, फिर खुद ही पता चल जाएगा। जैसे इसमें बिहार का जो है वो 51.92% है बिहार में, झारखंड में जो है 42.16% है, उत्तर प्रदेश में हमारा 37.79% है और हमारे मध्य प्रदेश में हमारे 36.65% है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इसमें बिहार में है ये सबसे ज़्यादा जो गरीबी लिखे वो है। मतलब ये जो होते हैं ये रिपोर्ट कौन निकालता है? ये निकालता है नीति आयोग। ये नीति आयोग की ये रिपोर्ट है जिसका नाम जो है वो राष्ट्रीय बहुआयामी, ये था नाम है ना इसका, ये बहुआयामी गरीबी प्रतिक्षण रिपोर्ट है। ये निकालती है नीति आयोग ही निकालती है। ये क्या क्या डायमेंशन होते हैं इसमें? 3 जो है चीज़ें देखी जाती हैं, 3 इक्वली वेटेड डायमेंशन है इसके। 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस पर ये निकाली जाती है रिपोर्ट। 3 इक्वली वेटेड जो डायमेंशंस हैं उसके ऊपर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो देखा जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है लोगों का, वहाँ पे जीवन जीने की जो तरीका है वो कैसा है, उनकी हेल्थ कैसी है, और तीसरा वहाँ पे एजुकेशन कैसी है। ये 3 चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं रिपोर्ट के रिजल्ट में। तो इसमें सबसे पहले हमने देख लिया था, 5th नंबर पे ये जो आ गया था। फर्स्ट पे हो गया बिहार, 2nd नंबर पे हो गया कौन? झारखंड। 3rd नंबर पे हो गया यूपी। 4th नंबर पे हो गया मध्य प्रदेश, और ऐसे 5th नंबर पे जो आ गया वो आता है मेघालय, जिसमें 32.67% है मेघालय में। ऐसे ही जो लीस्ट है, सबसे कम जहाँ पे है ये वो है, सबसे कम है यहाँ पे केरला में, जो कि पॉइंटों में है। कितना है? 0.71% है ये केरल में। केरल के बाद पुडुचेरी में जो है ये 1.72% है। पुडुचेरी के बाद लक्षद्वीप, में जो है ये 1.82% है। लक्षद्वीप के बाद गोवा में ये 3.76% है, और गोवा के बाद सिक्किम आता है। सिक्किम में जो है 3.82% है। तो कहाँ पर रंगला गरीबी प्रतिशत सबसे अधिक? वो था बिहार में, और सबसे कम कहाँ पे है? केरल में। वहाँ का लिटरेसी रेट भी सबसे हाईएस्ट है। ये क्वेश्चन हमारा कल के उसमें शिफ्ट में हमने किया था कि वहाँ का लिटरेसी रेट सब कितना था? वो 96% वो पे लिटरेसी रेट था, साक्षात्कार दर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A में जो संदर्भित किससे संबंध करते देते हैं? 19 का ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और आर्टिकल 19 जो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए है। उसमें जो है 6 पार्ट में ये डिवाइडेड है। उसमें से फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार या सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 जो होता है उसके अंदर हमारे आर्टिकल 19 के अंदर हमारे 6 प्रकार होते हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाता है यही भाषण, या हिंदी क्या है कि इसकी अभिव्यक्ति। भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
ये पहला नंबर पे ये हो जाता है। इसमें जो होता है, इसमें भारतीय नागरिकों जो हैं उनको भाषण देने का या कुछ लेख लिखने का या अपने विचारों को अपने बोलने से प्रकट करने की इनको स्वतंत्रता दी जाती है इसमें। इसका दूसरा पॉइंट इसमें हो जाता है, हम शांतिपूर्वक जो है कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। दूसरा हो जाता है शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग जो है इकट्ठा होते हैं। ये कैसी राइटिंग आ रही है। शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, हमें संघ बना सकते हैं अपना, जो भी यूनियन बनानी है यूनियन भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं अपनी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसमें आंदोलन की, हमें जो है अपने लिए आंदोलन भी कर सकते हैं, आंदोलन के भी हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। इसमें पार्ट 5 जो होता है इसके अंदर आ जाता है, किसी भी देश के किसी भी राज्य में या उसके किसी भी राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हमें रहने या फिर बसने की स्वतंत्रता है। यार हिंदी लिखना है, सच अ डिफिकल्ट वर्क। स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे हम इसके बाद। जनवरी 2015 में भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर निम्नलिखित में से डैश को स्थापित किया था। योजना आयोग जो थी पहले, उसके स्थान पर दूसरी आयोग जो है एक संस्थान की जो है स्थापना हुई थी, वो कौन सा है? वो था हमारा नीति आयोग जो है आ जाता है। पहले योजना आयोग में हमने देखा था उसमें 5 ईयर प्लान आते हैं। इसके अंदर जो है हर 5 पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी, जिसे जो है 2015 में निलंबित करके नीति आयोग की जो है स्टार्टिंग हुई थी, नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो चेयरपर्सन होते हैं या फिर जो अध्यक्ष कह लें या चेयरमैन कह लें, वो करंट में जो पीएम है हमारे प्रधानमंत्री जी वही हैं। जो भी आगे भी अगर जो भी होगा नीति आयोग का अध्यक्ष, वो जो होगा प्रेसिडेंट, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इस नीति आयोग का जो है ऑटोमेटिकली अध्यक्ष बन जाएगा। और ऐसे ही जो ये योजना आयोग थी, योजना आयोग जो है स्टैब्लिश करी गई थी। ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग जो है इसको स्टैब्लिश किया था 1950 के समय में। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता लिटरेसी रेट जो है सबसे मैक्सिमम है इन ऑप्शनों के हिसाब से? तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं दमन और दीव की, जिसकी जो है 87.10% है। उसके बाद दिल्ली 86.21% है। फिर उसके बाद देखते हैं चंडीगढ़ 86.05% है। और फिर आप देखते हैं पुडुचेरी 85.85% है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दमन और दीव की जो है जनगणना 2011 के अनुसार से सबसे अधिक जो है लिटरेसी रेट है वहाँ पे। लिटरेसी रेट वहाँ पे जो है हाई है, वो है हमारा दमन और दीव में। और अगर हम ओवरऑल में देखें, ओवरऑल में कहाँ पे है, स्टेट और यूटीज़ में मिला देंगे अगर सबका निकालना है तो केरल में है 94% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। और लक्षद्वीप में जो है 9, और उसमें अगर देखें द्वीपों में देखें, इसमें लक्षद्वीप जो यूटीज़ में देखें तो इसमें 91.85% इसका सबसे हाईएस्ट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से प्रवाल संचारण में बने हैं। ये समूह में विरल समूह तो सब में आ रहा है, यहाँ से देखते हैं। विरल वन आवरण के साथ शशीतोष्ण जलवायु है। भूमध्य रेखा से बहुत दूर स्थित है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और यहाँ वनस्पति जीवों के लिए बहुत विविधता है। तो इसका सही आंसर ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और यहाँ पे जो वनस्पति और जीवों की जो है अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया जो है जंगल है, यहाँ पे वाटर है हर तरफ, तो इसमें विविधता तो मिलेगी बेसिकली। और इसमें जो है टोटल जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे निकोबार में, छोटे बड़े सब मिला के वो टोटल 265 आइलैंड है यहाँ पे। अंडमान निकोबार में 265 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 203 जो हैं वो सिर्फ अंडमान में हैं और जो बाकी बचे हुए हैं 62 ये निकोबार में पड़ते हैं। ये कहाँ पड़ते हैं? निकोबार में पड़ते हैं। ये जो है ट्रॉपिकल एरिया है, ना कि मॉडरेट है। तो पहला ऑप्शन था उसका वो जो कह रहा था ना ट्रॉपिकल मॉडरेट वाला, हिंदी में वो जो है वो ट्रॉपिकल। और यहाँ जो है अंडमान निकोबार में ही एक एक्टिव वोल्केनो भी है, अंडमान निकोबार में ही, जो कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में जो है स्थित है ये जो एक्टिव वोल्केनो है। और एक यहाँ पे जो 10 डिग्री चैनल आता है, 10 डिग्री चैनल जो है ये ग्रेट अंडमान को, जो ग्रेटर अंडमान है, ग्रेटर अंडमान को जो है ये कौन से निकोबार से जो है अंडमान को जो है निकोबार से अलग करता है। और एक और है इसमें जो कि डंकन पास है, डंकन पास। ये डंकन पास जो है ये सेपरेट करता है या अलग करता है लिटिल अंडमान को, लिटिल अंडमान को किससे? साउथ अंडमान से। अब इसके बाद सैडल पीक भी पड़ती है जो 737 मीटर की है और यहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर तक होती है एनुअली। अंडमान निकोबार में नेशनल पार्क भी है। एक बार नेशनल पार्क यहाँ के देख लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन आता है। नेशनल पार्क हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो यहाँ के नेशनल पार्क देख लेते हैं। नेशनल पार्क्स ऑफ अंडमान, अंडमान के जो नेशनल पार्क्स हैं वो देखते हैं पहले सबसे। अब अंडमान के नेशनल पार्क्स में सबसे पहले आ जाता है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। सेकंड नंबर पे आ जाता है माउंट हैरिट। थर्ड नंबर पे आ जाता है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। और फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा सैडल पीक नेशनल पार्क। ये चार यहाँ पे जो हैं हमारे नेशनल पार्क्स पड़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा था? कि किसका जो है कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम रहा था? तो इसमें देखो राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जाकिर हुसैन या जवाहरलाल नेहरू। देखो दो ऑप्शन तो इसमें ऐसे ही कट जाएंगे। एक तो है लाल बहादुर शास्त्री जी का और ये जवाहरलाल नेहरू जी। ये दोनों जो है कभी भी राष्ट्रपति नहीं बने, ये दोनों जो है प्राइम मिनिस्टर थे। अब हमें देखना है खाली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये जाकिर हुसैन जी, इन दोनों लोगों का कार्यकाल कितने दिन का था। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी का देखेंगे। ये 1950 से लेके 1962 तक ये जो है राष्ट्रपति रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 12 ईयर इन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। और जो जाकिर हुसैन जी हैं
इन्होंने 1967 से लेके 1969 तक सिर्फ 2 साल के लिए ये राष्ट्रपति रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन इसका सही आंसर होगा। और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, नेहरू जी का जो कार्यकाल था ये था 16 साल प्लस 286 डेज का। और जो शास्त्री जी का था, वो था 1 साल 216 डेज का। अगला क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2024 में अबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? अप्रैल अबू धाबी में जो है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर का कौन सा सम्मेलन जो है हुआ था? कौन से नंबर का एडिशन हुआ था? कौन सा एडिशन था ये जो था ये था 16th एडिशन हुआ था, जो कि 16 से 18 अप्रैल तक ये चला था। 16 से 18 अप्रैल तक ये चला था। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, ये स्टार्ट कब हुआ था? 2008 से ये शुरू हुआ था और ये 16वां था इस बार, और जो कि 16 तारीख से 18 तारीख तक चला था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, क्या है इसका? नवीनीकरणीय ऊर्जा पहला। दूसरा हो जाता है हमारा वैश्विक जलवायु कार्रवाई। वैश्विक जलवायु कार्यवाही। थर्ड आ जाता है हमारा भविष्य की ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता। ये इसके उद्देश्य लिख रहे हैं हम लोग। चौथा आ जाता है हमारा सतत एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्रिया का विकास। और लास्ट आ जाता है भविष्य की फ्यूचर की जो एनर्जी है, फ्यूचर की एनर्जी को सॉल्यूशन। फ्यूचर में जो एनर्जी मिलेंगी उसके सॉल्यूशन, फ्यूचर की एनर्जी बचाने के लिए उसका सॉल्यूशन चाहिए। फिर ये जो है, ये अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक जो स्कैरियोमीटर होता है, स्कैचरीमीटर जो होता है, ये क्या होता है? किस टाइप का होता है? ये प्रेशर गॉज होता है, डिफ्रैक्टोमीटर होता है, इंफेरोमीटर होता है, या पोलरीमीटर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो होता है एक पोलरीमीटर होता है। और इसका काम जो होता है वो शुगर सॉल्यूशन को मिक्स करना होता है। सॉल्यूशन के, इसके शुगर के सॉल्यूशन को जो है इसका काम होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर को मेजर करना। मेन काम जो होता है, जो ये सॉल्यूशन होता है शुगर का, इसको जो है मेजर करने का इसका मेन काम रहता है। शुगर सॉल्यूशन को मेजर करता है ये। अगला क्वेश्चन है, सेंसस 2011 के हिसाब से विच ऑफ द यूटीज हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? किस यूटीज की जो है इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रही है?
तो पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी रही है वो हम परसेंटेज वाइज देखते हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप की देखेंगे जो कि 6.23% रही है। दमन और दीव की 53.54% रही है। पुडुचेरी की 27.72% रहा है और दिल्ली 20.96% रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दमन एंड दीव, क्योंकि इसकी देखो कितने परसेंटेज बढ़ा है, 53.54% जो है यहाँ की ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की। खेलो इंडिया पैरा जो हुए थे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो 2023 का संस्करण है, ये नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया था इसको दिसंबर में। कौन सा संस्करण जो है ये दिसंबर 2023 में जो है आयोजित किया गया था, मतलब कौन से नंबर का संस्करण था, एडिशन कौन सा था ये? 2023 में जो है इसका ये दूसरा एडिशन था। 2022 में इसका फर्स्ट था। ये 2022 में शुरू हुआ था, 2023 जो है इसका सही आंसर। तो ये 2023 में जो है इसका सेकंड एडिशन था और इसमें जो फर्स्ट स्टेट आया है हमारे खेलो इंडिया में वो आया है हरियाणा, जिसने टोटल जो है 105 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड जो है 40 है, यहाँ देखते हैं हरियाणा टोटल मेडल 105 मेडल, जिसमें से गोल्ड, सिल्वर और जो ब्रॉन्ज है कितने आए हैं? गोल्ड आए हैं इनके टोटल 40, सिल्वर आए हैं 39 और जो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं वो आए हैं 26। ये फर्स्ट आया है। सेकंड नंबर पे आया है यूपी, जिसके टोटल मेडल्स जो आए हैं 62, जिसमें से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आए हैं 14, सिल्वर मेडल आए हैं 23 और जो गोल्ड मेडल आए हैं वो 25। इसका जो शुभांकर जो था इसका वो था उज्ज्वला, एक छोटी सी गौरैया। छोटी गौरैया, ये शुभांकर जो बनाए जाते हैं वो उन्हीं जानवरों को या उन चीज़ों को बनाया जाता है जो कि लुप्त हो रही हैं, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनको लेके जो है उनको ही बनाया जाता है, जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। इसमें जो है टोटल जो गेम्स खेले गए थे 7 गेम्स हुए थे इसके अंदर खेलो इंडिया के में। और सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे एथलेटिक्स, फिर शूटिंग बंदूक से, फिर
तीरंदाजी, उसके बाद फुटबॉल, फिर बैडमिंटन, उसके बाद टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग। उसके बाद क्या आता है? वेट लिफ्टिंग। पल्लवी, अनुपल्लवी और मुक्तीय स्वराज जिन्हें सामूहिक रूप से पूर्वांग के नाम से जाना जाता है, किस कर्नाटक संगीत से, कार्नेटिक संगीत से, कहाँ के कार्नेटिक संगीत से जो है ये रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्णम। ये जो है पल्लवी, अनुपल्लवी और मुक्तायरी स्वरा, ये जो है पल्लवी वर्णम कार्नेटिक से जो है संगीत से संबंधित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज GATT गेट एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? ये हुआ था साल 1948 में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है जनरल अवेयरनेस इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। GATT की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था, किसने किया था? 23 कंट्रीज़ ने एक साथ मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था। इसको इस्टेब्लिश करने का क्या फ़ायदा था या कारण था? जिससे कि ये जो भी 23 कंट्रीज़ हैं ये फ्री ट्रेड कर सकें आपस में, इसलिए इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। रेसरपाइन एक एंडोल एक्लॉइड दवा है जो कि उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। ये किससे जो है प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है हमारे राउवोलिफा स्पर्टीना से। राउवोलिफिया स्पर्टीना से जो है ये प्राप्त होती है। और ये किसके लिए होती है? ये हाइपरटेंशन की होती है। हाइपर टेंशन के लिए होती है मेडिसिन ये। इंडियन नेवी के जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ट्रिलेटरल एक्सरसाइज, जिसमें 3 अलग अलग जगह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। एक तो इंडियन नेवी ने किया है फर्स्ट, और बाकी 2 का हमें बताना है किसने किया है। तो बाकी 2 जो हैं वो है मोजाम्बिक और तंजानिया। इन 2 लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया है। ये 21 तारीख से लेके 28 मार्च तक चली थी। 2024 में हुई थी ये। कौन कौन सी ट्रिलेट थी है इसमें? इसका नाम देख क्या था? IMT ट्रिलेट। इंडिया, देखो इंडिया, मोजामिया और तंजानिया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव करते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता, नहीं। प्रांतीय विधानमंडल, नहीं। सार्वभौमिक मताधिकार या फिर ब्रिटिश सरकार। किसने अच्छा किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर सही हो जाएगा सार्वभौमिक मताधिकारी जो होते हैं उन्होंने जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। संविधान सभा की मांग किसने करी थी? संविधान सभा की जो मांग थी वो करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने जो है संविधान सभा की मांग करी थी सन 1885 में। और इसको फाइनली एक्सेप्ट कब किया गया था? ये 1938 में इसको जब 5वीं बार 5th टाइम जब इसकी मांग करी गई थी, किसके द्वारा? बाय नेहरू, चाचा नेहरू के द्वारा जब 5वीं बार इसकी मांग करी गई थी तब इस पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था, बात हुई थी। बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस अवधि के बीच शासन किया? ये हमने पढ़ लिया है, इसका तो पता होना चाहिए। 297 से लेके 273 तक जो है बिंदुसार का समय रहता है। इसने कौन सा धर्म अपना रखा था? इसके धर्म का नाम क्या था? इसका धर्म था आजीविका। आजीविका। इसका दूसरा नाम क्या था?
दूसरा नाम या दूसरे नाम से जो इसे जाना जाता था या उपाधि थी इसको, वो कौन सी थी? अमृत घात। इसने अपने बेटा जो अशोक है उसको उज्जैन का राज्यपाल बनाया था। अगला क्वेश्चन आता है, अपनी ठुमरी प्रस्तुति के लिए मशहूर गायिका गिरजा देवी किस घराने से थी? गिरजा देवी जो है कौन से घराने से थी जो कि ठुमरी गाया करती थी? तो ये थी हमारे बनारस घराने से रिलेटेड थी। ये देखो, ये है बनारस घराने से थी। इनका ये 2017 में इनका जो है निधन हो गया था। 1929 से लेके 2017 तक ये थी। ये इंदिरा गांधी जी के साथ तक भी इन्होंने रही हैं, मतलब उनके सामने भी इन्होंने अपना प्रस्तुत की थी कला। तेल टैंकर एडवांटेज स्वीट पर कितने भारतीय चालक दल मौजूद थे जिसे ईरानी अधिकारियों ने अप्रैल 2023 में जब्त कर लिया था और अक्टूबर के महीने में छोड़ा था 2023 में। अभी ये जो है रिसेंटली न्यूज़ में भी आया हुआ था, मतलब कि जो ये मछुआरे वगैरह थे वो निकल गए थे बॉर्डर वगैरह क्रॉस करके अपना। तो कितने थे वो थे हमारे 16 टोटल लोग थे जो कि क्रॉस करके उन्हें तंजानिया ने पकड़ लिया था। ईरानियों के अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया था और कुछ दिनों बाद इनको छोड़ा था। पूरे शिप को पकड़ा था। दिनेश के त्रिपाठी जनवरी 2024 में किसके प्रमुख बने हैं? ये जो बने हैं दिनेश के त्रिपाठी, ये नौसेना के स्टाफ के जो है प्रमुख बने हैं। लास्ट जो थे इनसे पहले कौन रिटायर हुआ है? आर हरि कुमार। इससे पहले जो है इनके रिटायर होके आर हरि कुमार जी गए हैं। उसके बाद इन्होंने वो कार्यभार संभाला है। ऐसे ही हम देख लेंगे। ये तो हमारे नौसेना के हो गए, नेवी के हो गए। ऐसे ही एयरफोर्स के देखते हैं। एयरफोर्स के कौन है? एयरफोर्स के हैं हमारे मार्शल A.P. सिंह। ऐसे ही हमारे CDS के कौन है? CDS के अनिल चौहान। अच्छा, CDS के वो कौन थे जिनका प्लेन क्रैश हो गया था और पहले CDS के थे? उनका नाम V से था। बताओ कौन थे? कमेंट में बताना अगर किसी को पता होगा तो। आर्मी के कौन है? आर्मी के हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी महिला समाज सुधारक थी जिन्होंने पूना में अपना घर पर ही शिक्षा प्राप्ति की और स्त्री पुरुष तुलना का नामक पुस्तक प्रकाशित करी? कौन था वो? वो थी सावित्री बाई फुल्ले। इन किसकी वाइफ थी ये? सावित्री बाई फुल्ले जो है ज्योतिराव फुल्ले की पत्नी थी। ज्योतिराव फुल्ले की ये पत्नी थी। इन्होंने 1848 में जो है पुणे में पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल एस्टेब्लिश किया था, स्कूल बनाया था 1848 में। फिर 1852 में इन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना करी थी। महिला सेवा मंडल एस्टेब्लिश किया था 1852 में। इसके बाद 1854 में जो है इनका काव्य 1854 में काव्य फूले और एक और था इनका काव्य फूले जो इनकी पोइट्री है, काव्य फूले पोइट्री। और 1892 में दूसरी इनकी पोइट्री 52 काशी। ये भी पोइट्री जो है इन्होंने वो करी थी, पब्लिश करी थी। ऐसे ही इन्होंने एक समाज की भी स्थापना करी थी 1873 में, सत्य
शोधक समाज, ये जो है सत्य शोधक समाज जो इन्होंने स्टैब्लिश किया था किसके साथ मिलके, अपने हस्बैंड ज्योतिराव फुल्ले के साथ मिलके। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। 50 क्वेश्चन अपने पूरे हो गए शिफ्ट के। अगले शिफ्ट में मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, और देखते रहो अगली क्लास को, और जल्दी ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी अपनी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।